टीएमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिक से आधारित जो एक चैप्टर है उस पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के जो प्रश्न आते हैं आपके लगभग 10-20 आ रहे हैं ना, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट है कार्बन तथा उसके यौगिक में मैं सभी उनको MCQ कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए बिना समय को नुकसान किए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सभी संजीव रचनाएं किस तत्व पर निर्भर करती हैं, यानी जो भी संजीव रचनाएं होती हैं कार्बन तथा इसके यौगिक में, जब उस यही चैप्टर है तो इसका मेन उत्पाद और मेन अभिकारक ही क्या हो जाएगा, कार्बन ही हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर यह है कि हमारे द्वारा प्रयुक्त भोजन, कपड़े, दवाएँ, पुस्तकें आदि में कौन सा अनिवार्य रूप से विद्यमान है, यानी कि हम अगर अपने दिनचर्या में अधिक से अधिक किसी भी चीज़ का यूज अगर करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है, तो कार्बन का यूज होता है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या कम करने की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि अगर कार्बन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो उसका आएगा 2 और 4। तो यही बता रहा है कि अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है शक पूरा करने के लिए या स्थायी होने के लिए, अगर यह ऐसा करता है तो क्यों करता है, ये प्रश्न का है। तो फिर इसका उत्तर यह है कि नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस। नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में नोबल गैस अगर जानते होंगे तो ठीक है, या उसी को हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, उसको क्या बोला जाता है, तो उत्कृष्ट या नोबेल गैस को बोला जाता है वो अक्रिय गैस होते हैं। अक्रिय गैस किसे कहा जाता है, तो अक्रिय गैस उन्हें कहा जाता है जो किसी से अभिक्रिया न करते हो, यानी कि वह गैसें जो किसी से अभिक्रिया न करती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, तो सभी कहलाती हैं अक्रिय गैसें। ठीक है, अब आपको पूरा दिखता होगा। तो वही कह रहा है कि नोबल गैस उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, यानी कि वही नोबल गैस या उत्कृष्ट अक्रिय गैसों का जब विन्यास वो प्राप्त कर लेंगे तो वो भी किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो हर तत्व ये सोचता है कि मैं नोबल गैस या अक्रिय गैसों का विन्यास क्या कर लूँ, तो प्राप्त कर लूँ। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा ये है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त कर सकता है। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यानी उस पर -4 चार्ज ऋणायन बनाकर, इसमें दिया ही है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कैसे कम कर सकता है, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। ये आपको बहुत अच्छे तरह समझ में आया होगा, अगर जो भी आपके टीचर होंगे पढ़ाए होंगे तो ये आपको अवश्य समझ में आया होगा। फिर अगला प्रश्न 6 नंबर यह है कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युगल की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध कहलाते हैं, यानी 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युगल के साझेदारी के, ये जो वर्ड है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप आबंध सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें आपको 3 प्रकार के आबंध पढ़ाए जाते हैं, एक आयनिक बंध पढ़ाया जाता है और एक आयनिक आबंध पढ़ाया जाता है और एक सहसंयोजक आबंध पढ़ाया जाता है और एक उप सहसंयोजक बंध पढ़ाया जाता है। जिसमें से उप सहसंयोजक बंध जो होता है वो क्लास 12th में आपको एक चैप्टर के रूप में ही पढ़ना होता है और क्लास 11th में आपको 2 आबंध पढ़ने होते हैं, मुख्यतः 2 आबंध, एक आयनिक बंध और एक सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध को ही हम उसको बोलते हैं सहसंयोजक, यानी उसके नाम से ही पता चल रहा है कि साझेदारी, यानी वह बंध जो साझेदारी से। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि साझेदारी किसे कहते हैं, तो साझेदारी उसे कहा जाता है जब आपस में हम क्या करें कि दो का, यानी हम दोनों बराबर का किसी चीज़ में भाग लें, निर्माण करें, या अगर मैं 2 रुपये दे रहा हूँ तो आप भी 2 रुपये दें, बराबर यानी कह सकते हैं आप लोग, यानी कि बराबर की जब साझेदारी होती है तो उसे ही कहा जाता है कि यह सहसंयोजक आबंध है, जो यहाँ दिया भी गया है। यानी कि जहाँ भी साझेदारी होगी वहाँ सहसंयोजक आबंध। और आयनिक आबंध उसे कहा जाता है जब इलेक्ट्रॉन को एक त्याग करे और एक ग्रहण करे, जब एक ग्रहण करेगा और एक त्याग करेगा तो उसे कहा जाएगा कि वो क्या है, तो वो आपका आयनिक आबंध है। बातें समझ में आई होंगी, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न नंबर 7 ये है कि हीरा तथा ग्रेफाइट किससे बने होते हैं। ये तो सबसे आसान है कि ये हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं, तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं। अपरूप का मतलब क्या, यानी उनके जैसे लगभग गुण, उनके जैसे रूप, उन्हीं को अपरूप कहा जाता है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं, तो कार्बन के। आइए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 ये है कि हीरे की संरचना कैसी होती है। तो हीरे की जो संरचना होती है वो प्रबल त्रिआयामी 3D संरचना होती है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार कर लेंगे क्योंकि ये देखिए कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। जब हम लोग भी पेपर दे रहे थे तो हम लोग को भी पढ़ाया जा रहा था तो इसको इम्पोर्टेंट कहा गया था। फिर अगला ये है कि ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। तो ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय होती है। अब इसमें देखेंगे कि हीरा जो है त्रिआयामी होता है, ग्रेफाइट षटकोणीय होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हीरे और ग्रेफाइट के कौन से गुणधर्म एक समान होते हैं, यानी कि जब हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के जब अपरूप हैं तो इनके कौन से जो गुण है वो एक समान हो जाएंगे। तो उनका जो एक गुण है वो रासायनिक गुण क्या होता है कि हीरा तथा ग्रेफाइट के समान होते हैं, आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि हीरे और ग्रेफाइट में के कौन से गुणधर्म अत्यधिक भिन्न होते हैं, यानी तो हीरे तथा ग्रेफाइट में अत्यधिक जो गुण होता है वो भिन्न कैसे होता है या समान कैसे होता है, गुणधर्म एक समान कैसे होते हैं, अत्यधिक भिन्न कहते हैं, अत्यधिक भिन्न कैसे होते हैं, भिन्न मतलब अलग होते हैं। जो भौतिक गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हीरा जो होता है वो बहुत कठोर होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत मुलायम होता है, ऐसे समझ सकते हैं। भौतिक गुणधर्म में हम लोग भौतिक गुणधर्म को ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी वह गुण जो हम लोगों के सामने लगभग दिखाई देता हो, अपनी नंग नांगों से हम लोग देख सकते हैं, वो सभी भौतिक गुण के अंदर लगभग आते हैं। फिर उसके बाद विद्युत का सुचालक कौन है, तो विद्युत का सुचालक जो है हीरा तथा ग्रेफाइट है, यानी हीरा तथा ग्रेफाइट में अगर हम विद्युत धारा चाहेंगे प्रवाहित करने के लिए तो इसमें हम लोग आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर अब 13 पे आते हैं। तो 13 नंबर जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। आप लोग सब जानते होंगे कि जो सर्वाधिक कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। ग्रेफाइट छूने में कैसा लगता है, तो जो ग्रेफाइट वो छूने में लगता है चिकना तथा स्पर्शशील, जो मैंने भी बताया मुलायम या स्पर्शशील होता है, यानी छूने लायक होता है। शुद्ध कार्बन को हीरे में कौन सा बदला जा सकता है, शुद्ध कार्बन को हीरो में कैसे बदला जाता है, हीरे में कैसे बदला जा सकता है, अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर अनुभूत करके। ठीक है, अत्यधिक दाब दिया जाए और उच्च ताप किया जाए, मैंने खूब ज़्यादा उसको गर्म किया जाएगा और दाब अधिक दिया जाएगा तो उसमें ये संश्लित होकर बनते हैं। फिर उसके बाद संश्लित हीरे आकार में कैसे होते हैं, तो ये आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो वर्ड है ये बहुत मैंने बात अब परीक्षा में मैंने देखा भी है और हम लोग के पेपर में भी आया था कि फ्लोरीन्स क्या है, तो फ्लोरीन्स कार्बन के अपरूप का एक श्रेणी है। ठीक है, जैसे कार्बन के कई उपरूप होते हैं, तो कार्बन का ग्रेफाइट है, हीरा है और एक ये भी है फ्लोरीन्स भी एक कार्बन का क्या है, अपरूप की ही एक श्रेणी है ये। फिर 18 नंबर प्रश्न ये है कि सबसे पहले किस फ्लोरीन्स की पहचाना गया था, तो C60 जो है ये कार्बन का ही अपरूप है। तो C60 में कार्बन परमाणु किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो फुटबॉल के रूप में, यानी कि ये फुटबॉल के रूप में छोटे छोटे ऐसे व्यवस्थित में रूप में बैठे होते हैं। फिर फ्लोरीन्स दिखने में कैसे लगते हैं, तो अमेरिकी आर्किटेक्ट बक्समिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन दिए गए जोडेसिक गुंबद के समान ये होते हैं। ये देखिए बहुत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये जनरल अवेयरनेस की तरह है, अगर आप इसको देख लेते तो भी ठीक है। अब ये आपके 20 हो गए, अभी लगभग इसमें आपको नहीं मानेंगे, आप इसमें लगभग 100 के आसपास है, 100-150 के आसपास ये है इसमें MCQ। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती होंगी तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मेरे चैनल को फॉलो करेंगे और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं इसके आगे कराऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।